लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से संसाधनों का संरक्षण नियोजन होता है, किस तरह से हमें इनका नियोजन करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए और प्रकृति में पाए जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण भूमि संसाधन जिसके बारे में पढ़ा था। अब हम देखेंगे मृदाओं का वर्गीकरण कि मृदाओं को अनेक उच्चावच भू आकृतियों, जलवायु और वनस्पति आदि के आधार पर अनेक मृदाओं में विभाजित किया गया है। सबसे पहले तो हम इन मृदाओं का वर्गीकरण मानचित्र के माध्यम से देख लेते हैं कि मानचित्र में जो है मृदाओं का वर्गीकरण किस तरह से है। इसमें हम देख लेते हैं मानचित्र में कि मृदाओं को किस तरह से दिखाया गया है। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले पर्वतीय और वन्य मृदा, ये वाली लाइनिंग वाला पार्ट, और उसके बाद ये जलोढ़ मृदा जो उत्तरी मैदान में आती है, गंगा, सिंधु, सतलज, ये के द्वारा जो है इनका निक्षेप हुआ है। और ये वाला आता है लाल व पीली वाला, इसमें ये वाली लाइनिंग है और लाइट लाइनिंग है, और ये पर्वतीय वाली डार्क लाइनिंग है। और दक्षिण के पठार में ये वाला एरिया जो है वो काली मृदा कहा जाता है। और लेटेराइट मृदा ये बिल्कुल हमारे तटीय क्षेत्रों के पास यहाँ पे, और ये शुष्क मृदा है हमारे राजस्थान के साइड में। ये हमारे जो है मिट्टियों का मृदाओं का वर्गीकरण मानचित्र में है। इसके बाद हम देखते हैं जलोढ़ मृदा। यह विस्तृत रूप से फैली है, यह महत्वपूर्ण मृदा है। यह उत्तरी मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है। गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। एक संकरे गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैली है। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टे भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं, मृदा के कणों का आकार बढ़ता जाता है। नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल भंग के समय मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती है। ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार, चौ क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती हैं। कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं दो प्रकार की, जिसमें हम देखते हैं बांगर और खादर। पुराने जलोढ़ को बांगर कहा जाता है, नए जलोढ़ को खादर कहा जाता है। खादर जो मृदा होती है उसके महीन कण होते हैं, जबकि बांगर के कण मोटे होते हैं। वहाँ जो मृदा होती है मोटे रूपों में पाई जाती है, मोटे कणों में पाई जाती है। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती है। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटाश, फास्फोरस और चूना युक्त होती है। इनको गन्ने, चावल, गेहूँ, अन्य अनाजों और दलहनी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है और यहाँ जनसंख्या घनत्व भी ज़्यादा होता है। सूखे क्षेत्रों की मृदाएं अधिक क्षारीय होती है, जिनका सिंचाई करके पैदावार बढ़ाई जाती है। सेकंड मृदा है काली मृदा। काली मृदा को रेगर मृदा भी कहते हैं। काली मृदा कपास की खेती के लिए अत्यंत उपजाऊ है, इसलिए इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। जलवायु और जनकशैलों ने काली मृदा के में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दक्कन पठार के क्षेत्र के उत्तर पश्चिम भागों में काली मृदा विशेष तौर पर पाई जाती है। यह लावाजनक शैलों से बनी है। यह मृदा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है और दक्षिणी पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली हुई है। काली मृदा महीन कणों वाली होती है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है। फास्फोरस की मात्रा इसमें कम होती है। गर्म व शुष्क मौसम में इस मृदा में गहरी दरारें पड़ जाती है, जिससे इनमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है। गीली होने पर यह मृदा चिपचिपी हो जाती है, जिससे इसको जुतना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसकी जुताई मानसून प्रारंभ होने से पहले बौछार से ही शुरू कर दी जाती है। थर्ड हम देखते हैं लाल और पीली मृदा। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है।
लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती है। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लोहा धातु प्रसार के कारण होता है। इनका पीला रंग इनमें जल योजन के कारण होता है, ये पीले रूप में पाई जाती है। लेटेराइट मृदा, इसमें हम देखते हैं लेटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के लेटर से बना है जिसका अर्थ है ईंट। लेटेराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। यह भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन का परिणाम है। इस मृदा में हुमस की मात्रा कम पाई जाती है क्योंकि अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। लेटेराइट मृदा पर अधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक डालकर ही खेती की जा सकती है। ये मृदाएं कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा व असम के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटेराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त है। इसके बाद हम देखते हैं मरुस्थलीय मृदा। इनका रंग लाल और भूरा होता है। आमतौर पर ये रेतीली और लवणीय होती है। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। और शुष्क जलवायु, उच्च तापमान के कारण जल वाष्प दर अधिक होती है। इसमें हुमस और नमी की मात्रा कम होती है। कैल्शियम की मात्रा मृदा की सतह के नीचे बढ़ती जाती है। मृदा नीचे को परतों में चूने के कंकर की सतह पाई जाती है। इसके कारण मृदा में जल अंतःस्यंदन अवरुद्ध हो जाता है। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जाता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में है। वनीय मृदा, वन मृदा, ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती है, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्र में इन मृदाओं का बहुत अपरदन होता है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों, विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती है। इस तरह से हमने मृदाओं का जो है वर्गीकरण देखा कि कौन सी जो है मृदा, जैसे जलोढ़ मृदा, काली मृदा, इसमें लेटेराइट मृदा, वनीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा, अनेक प्रकार की मृदाएं पाई जाती है। इसके बाद हम देखते हैं मृदा अपरदन और संरक्षण। मृदा अपरदन क्या होता है और इसका संरक्षण कैसे? मृदा अपरदन नाम से हम देखते हैं मृदा मिट्टी अपरदन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहाव, कटाव। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती है। दोनों में संतुलन होता है, परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण और खनन आदि से कई बार संतुलन बिगड़ जाता है। इसमें हम देखते हैं कि मृदा जब बनती है तो उसके साथ बनती भी है तो वह अपरदित भी होती रहती है, लेकिन मानवीय क्रियाएं, वनोन्मूलन होता है, अत्यधिक पशुचारण, निर्माण, खनन, इन सब से मृदा का जो है ऊपरी परत का अपरदन होता है, मृदा अपरदित होती है। प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिम, नदी, जल मृदा अपरदन करते हैं। बहता हुआ जल मृतिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाते हैं, जिन्हें अवनलिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती और इसे उत्खात भूमि कहते हैं। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड्ड भूमि कहा जाता है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र के ढके हुए ढाल के नीचे से बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। इसे चादर अपरदन कहा जाता है। पवन द्वारा भी मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ाकर ले जाई जाती है। इस तरह से वायु भी जो है मृदा अपरदन में सहायक होती है, यह नुकसान पहुंचाती है। ढाल वाली भूमि पर और मृदा अपरदन को हम रोकने के लिए, संरक्षण के लिए उपाय कर सकते हैं, जिसमें ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। इसे समोच्च जुताई भी कहा जाता है। सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित करती है। सीढ़ीदार कृषि, अत्यधिक जो है वन लगाना, मेखला बनाना, पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षा
रक्षक मेखला बनाना जो कि पवन की गति को कम करती है, और पट्टी कृषि करना। अनेक तरीके ऐसे हैं जिनसे हम मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा आज का ये अध्याय चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें हमने पढ़ा संसाधन संरक्षण, विकास प्रकार, नियोजन, भूमि संरक्षण, मृदा संरक्षण, मृदाओं के प्रकार, मृदा अपर्दन, ये सब 10th क्लास के टॉपिक फर्स्ट लेसन के टॉपिक हैं। इन सब को आप नोट्स बनाइए। नोट्स में कुछ भी प्रॉब्लम आती है, इस लेसन में कुछ भी इश्यू है, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आपको नोट्स के रूप में PDF भी दे दी जाएगी। जो भी प्रॉब्लम हो आप जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता दीजिए।